एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब मेरे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। आपको बताते हैं कि ये जो बजट आया है इसमें फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मतलब कुल मिलाकर जितनी थीम्स मोदी सरकार आगे बढ़ा रही थी देश में, उन सब का एक तरीके से समावेश करने की पूरी कोशिश की गई है। और इस बजट को बनाने वाले अनुराग ठाकुर उस टीम में मौजूद थे जिसने इस बजट को बनाया। अनुराग जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। रोमाना जी, बहुत बधाई आपको सर। धन्यवाद आपका। हम देख रहे हैं किस तरीके से इस बजट को हाथों हाथ लिया जा रहा है, खासतौर से बाजार बम तरीके से उसमें उछाल है। सबसे पहले तो मैं आपसे जरा सा इनसाइड स्टोरी इस बजट को बनाने के पीछे की समझना चाहती हूँ। प्लीज मेरे दर्शकों को बताइए कि जब ये बजट आप लोग बनाने के लिए बैठे थे, अभूतपूर्व क्योंकि हालात और ऐसे में चुनौती अभूतपूर्व बजट बनाने की थी, फोकस किस बात पर था आपका? रोमाना जी, मैं पहले तो एबीपी न्यूज़ के माध्यम से देश के सभी दर्शकों को आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने बजट का समर्थन किया है, और आपके चैनल ने भी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूं। देखिए, आपदा का समय था, दुनिया इस संकट से जूझ रही थी, और उस आपदा के समय भी माननीय मोदी जी ने अपनी प्रायोरिटीज को तय किया कि प्राथमिकता क्या है, और प्राथमिकता के तौर पर कहा कि हमें लोगों की जान बचानी है, और जान है तो जहान है, इसके साथ हम आगे चले। दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर देखा जाए तो उन देशों में से एक भारत है, और फिर जान भी और जहान भी को लेकर हम चले तो आत्मनिर्भर पैकेज आपको याद होगा तब हम लोग लेकर आए थे जी। उससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, उद्योग बंद होने से बचाने का प्रयास किया गया, रोजगार कम जाए उस दिशा में कदम उठाए गए। और अब जब ये चुनौती का समय था कि अब बजट कैसा आए, क्योंकि पिछले साल सरकार की आमदनी कम हुई, लोगों के व्यापार भी कम चले, लेकिन पिछले 4 महीनों में देखा गया कि जो हमने आत्मनिर्भर पैकेज के कदम उठाए थे उसके कारण जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा रहा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लगातार रहा, और जनवरी महीने में तो लगभग 1,20,000 करोड़ रहा। तो फिर ये तय करना था कि आखिर सरकार की प्राथमिकता इस बजट में क्या हो जी। हमने स्पष्ट तौर पर यह कहा, और मोदी जी की इच्छा थी कि किसी भी नए तरह का टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि मीडिया में आता था कोविड टैक्स लगेगा, कोई नया टैक्स लिया जा सकता है, सरकार की आमदनी कैसे बढ़ाए। पता है आपको, मैंने अपना दूसरा सवाल ना यही तैयार रखा हुआ था कि मैं आपसे जानूंगी कि जरा सा अंदर की बात बता दीजिए। वो कोविड सेस, जिस तरीके की खबरें चल रही थी, इस तरीके की कोई विचार चल रहे थे क्या कि कोविड सेस लगा दें या किसी तरीके का और टैक्स लगा दें? क्योंकि हमने देखा कैसे कोरोना काल, संकट काल में सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा हुआ, सरकार के हाथ में कुछ आया नहीं, तो मुश्किल में तो थी सरकार, ये तो मानना ही होगा सबको। नहीं, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार के लिए वो दिक्कत भी थी, रेवेन्यू कम आया, और पिछले साल 7 लाख करोड़ की बजाय 12 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेना पड़ा जी। लेकिन मोदी सरकार ने एक समझदारी यहां पर की, कर्जा किस लिए लिया? कर्जा लिया आधारभूत ढांचे पे खर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और इस साल भी अगर आप देखेंगे तो हमारा 34.5% ज्यादा खर्च हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कर रहे हैं, लगभग 5.5 लाख करोड़ पे हम उस पर ज्यादा खर्च करेंगे। यानी कि सड़कों पर देखें तो 1,18,000 करोड़ पे ज्यादा खर्च हम देने जा रहे हैं इस बार, 1,10,000 करोड़ पे हम रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रहे हैं, 64,180 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए दे रहे हैं, और स्वास्थ्य का बजट तो इस बार 137% बढ़ा रहे हैं। कोविड वैक्सीन के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि लोगों को स्वस्थ भी रखें, कोरोना को हराएं, भारत को जिताएं। एक तो वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वेल्थ और कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ रोमाना जी, मैं एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ बस अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए हमने इस बजट में अलग अलग मंत्रालयों के 51.65% वृद्धि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए की है, जो लगभग पिछले साल 83,256 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 1,26,259 करोड़ रुपए हमने किया है जी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए भी 28% की वृद्धि की है। तो एक और तो हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर रहे हैं, सड़क के ऊपर खर्च कर रहे हैं, रेल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, नया अस्पताल बनाने के ऊपर खर्च कर रहे हैं, नई बसेज लेने के लिए 20,000 बसेज लेने के लिए खर्च करेंगे। दूसरी ओर अनुसूचित जाति जनजाति, इनके विकास के लिए भी 750 एकलव्य स्कूल हो, 100 सैनिक स्कूल हो, या इनका बजट
इतना वृद्धि करने की बात हो 51.65%, ये भी हमने करने का काम किया। ठीक है तो अनुराग जी, समाज में भी वो संतुलन बना रहे, वो संतुलन, वो बैलेंस जो है वो इस काम। बजट में दिख रहा है सर। मैं वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली आपने सरकार की समझदारी वाली बात कही ना, दरअसल उस पर विपक्ष जिसे आप समझदारी कह रहे हैं वो नासमझी सरकार की कह रहा है। मैं इस पर आगे आऊंगी, पहले तो मुझे बहुत संक्षेप में अगर ये बता पाएं कि वो जो कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का फंड है, उससे क्या ये समझे देशवासी कि सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन का रास्ता सरकार तय कर रही है इस 35,000 करोड़ के फंड से? क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब भी भारत ने तय किया था कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी भूखा नहीं मरने देंगे, और 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, दाल देने का काम मोदी सरकार ने किया। 30 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ डाला। 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के खाते में 3,000 करोड़ रुपया डाला। हमने किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया। और यही नहीं, ईपीएफओ में हमने लगभग 12,500 हमने 12% एम्प्लॉयर का और 12% एम्प्लॉय का वो पैसा भी हमने वहां पर डाला उनके खाते में। लगभग 7,000 करोड़ रुपये हमने वो करने का काम किया है। और आज के समय भी अगर 35,000 करोड़ रुपये वैक्सीन के लिए रखा तो सबसे पहले कोविड वॉरियर से लगाकर जो बाकी लोगों को प्राथमिकता के तौर पर लगना चाहिए उनको लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि 35,000 करोड़ यही नहीं जी, आगे और भी आवश्यकता पड़ेगी तो कोविड से लड़ने के लिए मोदी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ठीक है। हमने 15,000 करोड़ रुपया शुरुआत में भी दिया था और इस पर भी 35,000 करोड़ अब दिया है। और इसके अलावा लगभग 2,70,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अन्न और धन दोनों का अभाव देश में कहीं ना आए उसके लिए भी देने का काम मोदी सरकार ने किया। ठीक है सर, एक सवाल आपने जिस तरीके से बताया कि कैसे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें सरकार की तरफ से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है, करीब 34-35% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ये जो रास्ता सरकार ने चुना है ग्रोथ 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 का, कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करो और उससे आप इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को ग्रोथ के रास्ते पर चलाओ, ये काम नहीं आने वाला। विपक्ष अभी भी वही कह रहा है कि सीधे हाथ में पैसा देना चाहिए था, वो नहीं दिया सरकार ने। ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा बजट है जिसको वर्षों तक लोग याद रखने वाले हैं। ऐतिहासिक बजट मोदी सरकार में वित्त मंत्री जी ने दिया है। और मैं कहना चाहता हूं, देश की मार्केट अगर पिछले दिन भी 2200 पॉइंट ऊपर थी, सेंसेक्स ने उछाल लिया, आज भी रिकॉर्ड ऊपर गया, 50,000 को क्रॉस किया है। तो मार्केट में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, जो लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो ऐसे नहीं लगाते, वो सोच समझ कर ही लगाते हैं। और दूसरा, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी थे उन सब ने कहा था कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, सरकार को खर्च ज़्यादा करना चाहिए ताकि रोजगार भी हो और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिले। हमने वही किया जो सुझाव आज तक आते रहे। पिछले 1 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमने देश के लगभग हर वर्ग से बात की। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता होगा जब 15-20 मीटिंग्स अलग अलग क्षेत्रों में डिजिटल तौर पर ना होती हो। जितना हमने 1 साल में ज्ञान पूरे देश से प्राप्त किया और दुनिया से प्राप्त किया, उसका लाभ उठाकर मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने यह ऐतिहासिक बजट दिया है। और मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहता हूं जी, सबसे बड़ी बात, हमने जान बचाई। और अब हमने क्या किया है, बोरो, बिल्ड, मोनेटाइज एंड रीपे, यानी कि कर्जा लो, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे निवेश करो, सड़क बनाओ, रेल बनाओ, जो भी बनाना है वो करिए, और फिर उसको मोनेटाइज करके वापस वो पैसे को वापस कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब उनको आप मोनेटाइज करेंगे आने वाले समय में, तो उससे आप जो कर्जा लिया उसको भी वापस कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो फिजिकल प्रूडेंस के लिए हमारी सरकार को जाना जाता था कि मोदी सरकार ने, कांग्रेस के टाइम पे तो देश फ्रेजाइल 5 में आ गया था, जो दुनिया की सबसे 5 लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाएं थी, उनमें से एक था देश यूपीए के टाइम पे। लेकिन 5 साल में मोदी जी ने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उसको दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया जी। और अब हम इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं अगले 4 साल में। उसकी नींव यहां पर रखी गई। आपदा में अवसर ढूंढकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। अनुराग जी, आपको पता है आपने बातों बातों में मुझे हेडलाइंस दे दी है, आपने बातों बातों में मुझे हेडलाइंस दे दी है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना साकार होगा 2024 में। आप ये कह रहे हैं सर, गोल पोस्ट आगे नहीं बढ़ेगा, मियाद आगे नहीं बढ़ेगी?
मैं देश के सामने कहना चाहता हूं कि आपदा में अवसर भी हमने ढूंढा, आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। हमने जितनी रिफॉर्म्स लेकर आए वो शायद 1991 में भी ना आई हुई, आज तक कभी इतनी रिफॉर्म्स नहीं आई, वो लेकर आए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हम लेकर आए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमने सबसे कम किया, व्यापार करने वाले को फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील हमने इनकम टैक्स में दी, और कस्टम्स में हम तुरंत कस्टम लेकर आए। और अब 6 साल पुराने मुकदमे भी नहीं इनकम टैक्स के खुलेंगे, केवल 3 साल के खुलेंगे। ये सारे कदम उस दिशा में है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, और भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम हर रूप से बनाएंगे, और अगले 4 वर्षों में हम ये करके दिखाएंगे। तो बड़ा दावा जो कर रहे हैं अनुराग ठाकुर, 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो भारत हासिल करके रहेगा। सर, आपने लेकिन अभी जो बातें बताई ना कि साहब देख लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर जो आप कह रहे हैं, अच्छा व्यवसाय के लिए आप जो और बता रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो इस पर विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि चाहे एमएसएमई को 15,000 करोड़ की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए टैक्स रियायत की बात जो सरकार कर रही है, अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आप लोगों ने फैसला लिया है करने का, डिविडेंड पर टैक्स को लेकर जिस तरीके की छूट दी है, कि ये सब कुछ जो है वो उद्योगपतियों के लिए, मतलब वो जो पुराना वार है विपक्ष का, उसी को वो एक बार फिर से आजमा रहा है कि ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। कहती है सरकार कि बजट जो है वो किसानों का, इस बजट के दिल में कृषि खेती है, लेकिन दरअसल बजट का पूरा फोकस चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का। रुमाना जी, आपने 2 बातें कही, एक आपने उद्योग की और एक किसान की बात कही। तो मैं पहली बात कहूं, इस महामारी के समय भी कृषि क्षेत्र में हमारी 3.4% विकास हुआ है। क्यों हुआ? देश के किसानों ने मेहनत भी की, लेकिन साथ ही साथ मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि लेकर आए, जिसमें 1,10,000 करोड़ रुपए देश के किसानों को हमने दिया। 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड हमने बनाकर दिए, और उनको 2 लाख करोड़ रुपया ऋण भी मोदी सरकार ने पिछले 4 महीनों में दिया। इस साल भी हमने किसानों के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का सुलभ ऋण देने का प्रयास इस बजट में किया है। सर, इसी से जुड़ा हुआ, इसी से, क्योंकि आप हमने किसानों के लिए हमने, आप क्योंकि कृषि पर ही पहले जवाब दे रहे हैं, ये फिर सवाल छूट जाएगा बात, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाएगी। बस जो विपक्ष आरोप लगा रहा है ना, वो ये कह रहा है कि कृषि बजट को देख लीजिए आप, वो आंकड़े दिखा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो हमारा कृषि बजट है वो तो कम हो गया है शायद। देखिए, कांग्रेस को पीछे चल के देखना चाहिए कि आखिर उनकी सरकार के समय कितना कृषि बजट था। हम तो किसानों के हित में हैं। देखिए, हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया जी। उसका क्या लाभ था? ये लाभ है कि जो पैसा उससे इकट्ठा होगा उससे कृषि का आधारभूत ढांचा खड़ा किया जाएगा, ताकि हमारे किसानों की फसल सड़े ना, गले ना, और उसको भंडारण की क्षमता बनाई जाए, उसको मार्केट लिंकेज करने का काम किया जाए। ये किसानों के हित में है, लेकिन इसका विरोध भी विपक्षी दल करते हैं। आखिर क्यों? मोदी सरकार ने, जैसे मैंने पहले कहा, 1,10,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि में देश के किसानों को दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए तो 70,000 करोड़ का मुआवजा किसानों को फसल बर्बाद होने पे दिया। किसान की लागत प्लस 50% मुनाफा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके हमने दिया। यही नहीं, एमएसपी खरीद जो कांग्रेस के समय होती थी उससे 2.5 गुना ज्यादा हमने की है। 8 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने खर्च किया, और एमएसपी के दाम भी गेहूं और धान के 43% बढ़े, दलहन तिलहन के 65 और 70% बढ़े हैं। बिल्कुल। कुल खरीद गेहूं की अगर 73% बढ़ी, धान की 114% बढ़ी जी। तो किसी भी तरह से आप देखेंगे हमने किसानों को लाभ ही देने का काम किया। और जहां तक व्यापार की आप बात करते हैं कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश करके 1,73,000 करोड़ रुपए का हमने टारगेट रखा, तो मैं कहना चाहता हूं देश के सामने, हम इसको सफलता के साथ पूरा करेंगे। और मोदी सरकार ने पारदर्शिता के साथ अपनी नीति को सामने रखा है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर होगा, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर होगा। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 1 पीएसयू कम से कम रहेगी और ज्यादा से ज्यादा 4 रहेंगी। नॉन स्ट्रेटेजिक में हम सबको विनिवेश के माध्यम से बेचेंगे, समय समय आने पर जब जब आवश्यकता पड़ेगी और जब दाम अच्छे मिलेंगे। इस बात में कहना चाहता हूं, आखिरकार अगर कोई बैंक अच्छा नहीं करता, एयर इंडिया अच्छी नहीं करती है, तो क्या सरकार देश की जनता की गुड़ी कमाई को उस पर डालती रहे? या जो लोग उसका अच्छा चला सकते हैं उनको देना चाहिए, ताकि वो उसका विकास करें और आगे बढ़ा सकें। 4 इंश्योरेंस कंपनी देश की Absolutely, हैं। अगर एक को सरकार सर, वो बहुत बेचती है, मशहूर उसका कोट है विकास कि होता भाई है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मतलब ये जो मुझे लगता है वो कोट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मारक नजर आता है इन हालात के अंदर। मैं लेकिन ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से इस बार जो डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य सरकार लेकर चली है,
1.73 लाख करोड़ का। अच्छा, पिछली बार वो 2.1 लाख करोड़ का था, लेकिन उसे हम हासिल नहीं कर पाए। इस बार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उम्मीदें किस आधार पर? रोमाना जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है, इस कोविड के टाइम पर हाँ। आपने कितनी नई खरीदारी की है, चाहे कपड़े हो या कुछ और गहने हो, कितना कुछ आप खरीद पाए? तो मतलब कोरोना की वजह से, क्योंकि कोविड आ गया, इस वजह से वो काम रुक गया। ठीक है, कोविड निश्चित तौर पर कोविड आ गया। देखिए, बीपीसीएल, एयर इंडिया लास्ट स्टेज पर सेल के लिए थी, कॉनकोर और बाकी सब की बात की जाए, और उससे पहले का भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे, कांग्रेस के मुकाबले हमने 5 गुना ज़्यादा विनिवेश किया होगा। हम बहुत सफल रहे उस दिशा में, और आज भी मोदी सरकार बड़ा स्पष्ट तौर पर कहती है कि आखिरकार ये रिफॉर्म्स लानी है। तो कैप्टिव माइनिंग की बात होती थी, नॉन कैप्टिव की बात करते थे, हम सारी वो सामने रखी है कि माइनिंग और कोल के क्षेत्र में भी हम लोग कैसे आगे बढ़ें, पावर के क्षेत्र में हम कैसा अच्छा करें, डिफेंस के क्षेत्र में हम प्रोडक्शन यहाँ पर कैसे करें, और इसके साथ साथ ये भी कि स्पेस के क्षेत्र में भारत कैसे आगे कर सकता है। एक रिफॉर्म तो हम वो लेकर आए। दूसरी ओर जो कंपनियां अच्छी नहीं चल पा रही है, जिन क्षेत्रों में कंपनियां ज्यादा हैं सरकार की, उसमें भी हम लोग कैसे प्राइवेटाइज कर सकें या डिसइन्वेस्टमेंट कर सकें, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे देश में लाभ मिलेगा। मान लीजिए कोई एक इंश्योरेंस कंपनी आज अच्छा नहीं कर रही, कोई नया मालिक आता है, वो ताकत लगाएगा, उनमें नया जोश भरेगा, जो सरकार नहीं कर पाई वो कोई प्राइवेट व्यक्ति कर सकता है। तो करे, सरकार को टैक्स के रूप में पैसा आएगा और जो डिविडेंड आएगा वो अलग आएगा, इससे देश का भला होगा। जी अनुराग जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है अगर आप आंकड़े में इस सवाल का जवाब दे पाए, वो ये कि देखिए, इस बार अर्थव्यवस्था जितनी कमजोर हालत में थी, तो एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, ये हम सब सुन रहे थे, और एक और बात जो बार बार दोहराई जा रही थी सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से कि इस बजट की थीम जो है वो रोजगार 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 रहनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी बता दिया गया है बजट के ऐलान के साथ ही कि सरकार का फोकस भी रोजगार 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 पर ही है। लेकिन मैं आंकड़ा चाह रही हूं, मैं नंबर चाह रही हूं। इस एक साल में इस बजट से अनुराग ठाकुर को क्या लग रहा है, कितनी नौकरियां मिलेंगी? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप निवेश करते हैं और स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो मान लीजिए आप सड़कें बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपया लगाएंगे, मनरेगा में आपने 73,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट रखा है, इसके अलावा आप हेल्थ केयर के लिए 2,23,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, बसें आप 20,000 नई खरीदने जा रहे हैं, इसके अलावा आपने स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आए कि 20 साल पुरानी गाड़ी जो आपकी और मेरी होगी, हमें उसको बेचकर नई गाड़ी ले सकते हैं, और उस गाड़ी को खरीदने के लिए भी सरकार की ओर से मदद मिलेगी। कमर्शियल व्हीकल 15 साल पुराना आपका स्क्रैप किया जाएगा और आपको नई गाड़ी लेने के लिए पैसा मिलेगा। तो तेजी कहाँ आएगी? ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी, कंस्ट्रक्शन में आएगी, रियल एस्टेट में आएगी। आप नए घर बना सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती रहेगी, लोन आपका सस्ता हो गया है। तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और बाकी क्षेत्रों में जब ये तेजी आएगी, तो इससे रोजगार के अवसर आपके इंडस्ट्री और सर्विसेज, इन दोनों में बढ़ेंगे। जो दोनों सेक्टर डाउन थे पिछले साल कोविड के कारण, वित्तीय वर्ष 2021 में इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों सेक्टर डाउन थे, केवल एग्रीकल्चर में 3.4% की विकास हुआ। तो इस साल ये प्रयास करना होगा कि ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं, तो एग्रीकल्चर भी चले, अलाइड सर्विसेज भी चले, साथ में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पिक करे। जैसा मैंने आपको आंकड़े दिए थे कि जीएसटी समावेशी 4 महीने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहे, हर क्षेत्र का बहुत रोजगार आपका हर क्षेत्र में बढ़ेगा, मैं सिर्फ इंडस्ट्री में भी और सर्विसेज में भी आपके रोजगार बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही कहा कि वो बजट दिख रहा है कि वो कहना संभव नहीं होगा कि कितने, अच्छा जी, आज ये कहना संभव नहीं होगा कितने करोड़ रोजगार मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रिकॉर्ड रोजगार अगले 5 वर्षों में इसलिए मिलेंगे क्योंकि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर ध्यान दे रही है, जिससे विकास होगा तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो खरीदारी ज्यादा होगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, और उससे पूरी अर्थव्यवस्था में और तेजी आने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जनमन धन ई कॉन्क्लेव में। और हमारी तरफ से तो हम आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ने जिस नियत, जिस नजरिए के साथ इस बजट को बनाया है, उसी रूप में ये जमीन पर भी उतरे। थैंक यू सो मच अनुराग सर, हमें ज्वाइन करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।